Just read out the question. सनराइज कितने बजे? 0605. And sunset? 1837. Sunset 1837, 0605. We have to find the equation of time. कोई भी चीज प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन, सेलेस्टियल नेविगेशन में, इफ यू फॉलो वन थिंग, जस्ट मेक अ स्मॉल स्केच और अ डायग्राम, तो बहुत जल्दी तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर समझ आ जाएगा तुमको किस तरीके से करना है. वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो किसी ने कर लिया, हो गया आंसर या नहीं? 1 मिनट का भी नहीं है वैसे तो क्वेश्चन. +21. +21 व्हाट? Equation of time. 21 क्या मिनट या सेकंड, क्या है आंसर? Some minute. +21 मिनट. 00 सेकंड लिख देता हूँ. एनीबडी एल्स? कोई और आंसर? LMT. हाँ, sun rises at 0605 LMT and sets at 1837 LMT. Find the equation of time. किसी और का सेम आंसर आया, कोई डिफरेंट आंसर आया? किसी का आंसर नहीं भी आया हो तो भी बोल दो कि नहीं आया या समझ नहीं आया. स्केच बनाने से काफ़ी, जिन लोगों को वैसे क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा, शायद समझ आ गया. फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एंकर में होगा या जहाँ भी होगा, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ये क्वेश्चन किसी पुराने पेपर में देखा, मैं इसलिए करवा रहा हूँ, वैसे इक्वेशन ऑफ टाइम का क्वेश्चन है नहीं कहीं. फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, इफ द सन राइजेज एट 0605 and sets at 1837, what is the equation of time? Shall I assume सबका आंसर आ गया या किसी का नहीं भी आया? सर बता दिए. तुम्हारा क्या आंसर बता आया दीजिए. कि नहीं आया? आंसर नहीं आया कि समझ नहीं आया, तुमने अटेम्प्ट नहीं किया, किस स्टेज पे हो? समझ में नहीं आया. हाँ? समझ नहीं आया. समझ में नहीं आया. कौन सा पार्ट नहीं समझ आया? कुछ अटेम्प्ट करो मेरे साथ साथ. तुमको राइजिंग टाइम दे दिया, सेटिंग टाइम दे दिया. इक्वेशन ऑफ टाइम क्या होता है, उसका जो डेफिनेशन है, मीनिंग. तुम्हें दिखाई ट्रू सन दे रहा है, लेकिन टाइम मीन लिया ना तुमने, तो इसीलिए कुछ तो बीच में दोनों के डिफरेंस है. करेक्ट? तो लोकल टाइम के हिसाब से मेरिडियन पैसेज कितने बजे होना चाहिए? 1221. लोकल टाइम के हिसाब से LMT पे चल रही है ना तुम्हारी घड़ी, तो 0605 पे राइजिंग हुआ, 1835 पे सेटिंग हुआ, सनराइज कर रहा है. तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर तो मूव नहीं कर रहा है, इसके हिसाब से मेरिडियन पैसेज कितने बजे हुआ? 1200 आवर्स. 6 घंटे बाद. हाँ, 1200 आवर्स, 6 घंटे बाद. और कोई आंसर? सर दोनों का मीन ले लेंगे.
हाँ, दोनों का बीच में होगा ना, सेंटर में। तुम तो कहीं मूव कर नहीं रहे हो, तुम तो खड़े हो। जितना टाइम इधर से इधर आने में लगेगा उतना टाइम उधर से इधर आने में लगेगा ना, है कि नहीं? जितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगे उतना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। तो दोनों का मीन क्या है? 1 2 2 1 37 0605। 1 2 3 2 दोनों का गैप कितना है? 18 से 6 गए 12। हाँ, ठीक है। It has taken 12 hours 32 minutes from rising to setting. Divide by 2. आधा कितना हो गया? 6 hour 16 minute। ठीक है या गलत है? ठीक कर रहा हूं मैं? छः घंटा 16 मिनट अगर हुआ है तो कितने बजे होगा मेरिडियन पैसेज? 12:21 LMT। 12:21 LMT को मेरिडियन पैसेज होगा। इसमें कोई डाउट है या शक है? कोई सही है गलत है? क्या दिख रहा है तुमको? सही है। सही है सर। हाँ, अगर स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, जितना टाइम लगा उससे आधे टाइम में मेरिडियन पे होगा ना सन तुम्हारे। बिकॉज यू आर कीपिंग योर क्लॉक एज पर मीन सन, तो तुम्हें LMT ही मिलेगा, लोकल मीन टाइम, शिप्स मीन टाइम, जो भी है। लेकिन मैंने क्या बोला था, अपेरेंट सन का हम लोग क्या लेते हैं? LAT। 1200। 1200 हाँ, तो जिसने 1200 बोला था वो करेक्ट था, लेकिन ये याद रखो कि वो ट्रू सन का मेरिडियन पैसेज लोकल अपेरेंट टाइम उस समय ये होता है। और हम शिपिंग वाले, नेविगेशन वाले हमेशा LMT से LAT माइनस करते हैं। अगर कोई यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर है जो एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में ज़रा रखता है इंटरेस्ट, वो लोग उल्टा चलते हैं, उनको छोड़ दो। हम लोग, मैंने बोला था, हमेशा LMT से LAT माइनस करते हैं। LMT कितना आया? आंसर ऊपर 12:21:00, ये वाला। तो हमेशा LMT से LAT माइनस करते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू 21 मिनट 00 सेकेंड। साइन क्या होगा? प्लस। LMT बड़ा है तो पॉजिटिव साइन। अब इसमें ना तो कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ना ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, ना अलजेब्रा इन्वॉल्व है। एकदम सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि एक बार समझ जाओगे तो आधे 1 मिनट का क्वेश्चन होता है, 15 नंबर तुम्हारे पक्के। अब जैसे मैंने ड्राइंग की, एक लड़के ने बोल दिया 21 मिनट, उसको तो 1 मिनट भी नहीं लगा, 15 नंबर मिल गया उसको। और किसी ने बोला समझ नहीं आया, तो थोड़ा सा मेहनत और करो, समझो, उस हिसाब से चलो। दिस इज ट्रू फॉर एवरी टॉपिक। हर टॉपिक में ऐसे ही है। अगर समझ आ गया तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें। अगर समझ नहीं आया तो फिर उलझे रहोगे, कौन सी ड्राइंग बनाऊं, रैशनल होराइजन, इक्विनॉक्शियल, इक्लिप्टिक, किस तरीके से। एक बार स्फीयर को, 3 डायमेंशन को समझ जाओगे तो फिर तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So this was just to give you an example of the equation of time. ये तो एक सिंपल सा था, बेसिक इक्वेशन ऑफ टाइम है। तो वी विल नॉट गो डीपर इसमें। कॉम्प्लिकेटेड जो है, तुम्हें इंटरेस्ट हो तो तुम आगे कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम में था नहीं है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। अभी 1-2 चीज़ें और हल्की सी मैं तुम्हें बता देता हूँ, एंड देन वी विल गो ऑन टू आवर टॉपिक ऑफ द डे। एक मैंने और टॉपिक किया था पीछे, प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस, जिसमें we had seen that the earth behaves like a very good gyroscope, gyrosphere, and it exhibits all the properties of a gyrosphere, जिस वजह से, because the equator is
because the equator is slightly bulging, slightly heavy. So the effect of the Earth and the Sun and the Moon causes it to precess. So what are the effects of precession? अगर कोई क्वेश्चन आता है प्रिसेशन तो तुमने समझ लिया और समझा दोगे. ये जायरोस्कोप का जो मैंने बताया था तुम्हें, इट बिहेव्स लाइक अ जायरोस्कोप. टॉर्क लगाओगे तो प्रेसेस करेगा, प्रेसेस करने से एक्सिस घूम जाता है. इक्विनॉक्शियल और इक्लिप्टिक, यानी इक्लिप्टिक पोल और सेलेस्टियल पोल मिलने की कोशिश करते हैं. मिलते हैं तो वापस पुश मिलता, तो कभी मिलते नहीं है बट एक सर्कल सा बन जाता है. जब सर्कल बन जाता है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस वेस्टवर्ड शिफ्ट करता है. जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस वेस्टवर्ड शिफ्ट करता है तो तुम्हारा साल छोटा हो जाता है, बिकॉज द सन, ट्रू सन एंड द मीन सन विल कम एंड मीट अर्ली, बिकॉज द SHA इज रिड्यूसिंग एट द रेट ऑफ, किसी को याद है हाउ मच? 50.2 सेकेंड्स पर ईयर. पूरे सर्कल को 25,800 ईयर्स लगते हैं. सो दैट लिटिल बिट ऑफ मूविंग टू द वेस्ट reduces the tropical year by 20 minutes, for which reason the leap year, which comes after every 4 years, सेंचुरी वाले ईयर में लीप ईयर इंक्लूड नहीं करते हैं. 3 सेंचुरीज में 400 साल बाद होता है. अगर 2000 लीप ईयर था तो 2100, 2200, 2300 लीप ईयर नहीं होगा, 2400 होगा. दैट वाज जस्ट टू मेक श्योर दैट ऑल द सीजन्स मेंटेन. इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डेक्लिनेशन नॉर्थ है, हम डेक्लिनेशन इक्विनॉक्शियल से नापते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो द इफेक्ट ऑफ द रिसेशन इज, as the first point of iris moves to the westward at an average rate of 50.2 seconds of arc each year, the right ascension of fixed bodies like stars increase by a corresponding amount yearly. अगर SHA कम हो रहा तो RA बढ़ेगा. This you know already, क्योंकि दोनों को मिला के 360 होता है. सेकेंड इफेक्ट ये है, एज द प्लेन ऑफ द इक्विनॉक्शियल चेंजेस ग्रेजुअली, there is a corresponding change in the declination of stars as declinations are measured north and south from the equinoctial. तो हमने बोला था stars are fixed objects in space, they don't move at all, which is true. बट क्योंकि इक्विनॉक्शियल अगर मूव कर रहा है, अर्थ वॉबल कर रही है ड्यू टू प्रिसेशन, अगर अर्थ टेढ़ी हो जा रही है थोड़ी सी, तो हो सकता है जो स्टार का हल्का सा डिक्लिनेशन चेंज हो जाए. जो एकदम बॉर्डर पे है, नॉर्थ वाला साउथ हो सकता है, साउथ वाला नॉर्थ भी हो सकता है. तो इफ यू लुक एट द एल्मनेक जनवरी 1 एंड जनवरी 31, तो देखोगे हल्का सा 0.1 का कभी फर्क आ भी सकता है. The third effect is, due to precession, the tropical year is about 20 minutes shorter than a sidereal year. And the other important point is the value of precession is not uniform throughout the year, nor is its annual value constant because of nutation. Nutation मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मून का भी मूवमेंट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, and moon and sun both are exerting a gravitational force. तो कभी मून दूर हो जाता है, कभी मून पास हो जाता है, कभी दोनों का कॉम्बिनेशन स्ट्रांग हो जाता है, कभी वीक हो जाता है. तो जो सर्कल बनता है प्रिसेशन वाला, वो भी थोड़ा सा अंदर बाहर वॉबल करता रहता है. सो दैट इज कॉल्ड न्यूटेशन. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ न्यूटेशन? इट मेक्स द इंक्रीज इन राइट असेंशन ऑफ स्टार्स ड्यू टू प्रिसेशन अनइवन. अगर वर्टिकल लाइन में मूव कर रहा है नीचे से ऊपर से नीचे, तो थोड़ा उस समय नहीं होगा. जब लैटरल मूवमेंट होगा तो फिर हो जाएगा. इट प्रोड्यूसेस अ वेरी स्मॉल वेरिएशन इन द ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक and also in the declination of the stars. तो बिल्कुल परफेक्ट यूनिसन में तो मूवमेंट नहीं है, हर बॉडी एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है. तो ये दो शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन थोड़े से मुझे कहीं दिखे, तो मैंने कहा दोबारा लेट मी कवर दिस. आई विल नाउ क्विकली टेक यू थ्रू the altitude what we did once again, and then we'll do the almanac.
क्योंकि जो न्यूमेरिकल हैं अगर एक बार एल्मेनाक हम पढ़ लें तो वो बेटर होगा. Yesterday did some of you attempt the numericals, जो sextant altitude वाले जो मैंने बोले थे? किसी ने कुछ अटेम्प्ट किया? यस सर. कैसा लगा? इंटरेस्टिंग था या? हाँ, समझ आ गया? ठीक लगा या नहीं? ठीक था सर. सॉल्यूशन के साथ है तो इतना इशू नहीं होना चाहिए. सर रिफ्लेक्शन कहाँ से लिया ये नहीं समझ में आया सर. कौन सा रिफ्लेक्शन सर? वो सेक्शन पे. हाँ, वही सब आज मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा. मेरे को Yes, पता sir. था एक दो क्वेश्चन उठेगा, रिफ्रैक्शन वाला उठेगा, पैरालैक्स वाला उठेगा, क्योंकि हालांकि कल मैंने ये सब पॉइंट्स बताए थे. मैंने बोला भी था ये वाला पॉइंट अंडरलाइन करो, ये वाला पॉइंट अंडरलाइन करो, लेकिन वो इतना सारा एक साथ बताने से आई एम श्योर वो सब कुछ ग्रास्प नहीं होता है स्टूडेंट्स को. तो जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ोगे और मैं तुमको हाईलाइट नहीं करूँगा तो थोड़ा सा इशू रहेगा. तो जो भी डाउट है तुम्हारा उसको आज क्लियर कर देंगे. सो ठीक है, लेट मी गो अहेड विद दिस वन. एक बार थोड़ा सा और तुम्हारा माइंड फ्रेश कर देते हैं कल जो हमने किया. पर्पस ऑफ द ऑल्टीट्यूड करेक्शन, व्हाई डू वी डू करेक्शंस? तो अर्थ है बीच में, बाहर सेलेस्टियल स्फीयर है, सेंटर ऑफ द अर्थ है, एक ऑब्जर्वर खड़ा ऊपर में, सेंटर से ऑब्जर्वर के थ्रू एक लाइन खींचोगे तो ऊपर जेनिथ है. ऑब्जर्वर की हाइट ऑफ द आई है, उसको जितना होराइजन दिख रहा है वो उसका विजिबल होराइजन बन गया. ऑल अराउंड दिखता है तो ये तुम्हारा विजिबल होराइजन है. ये रैशनल होराइजन है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, a plane which is passing through the center of the body, and every point on the rational horizon is how far from the zenith? 90 degree away from zenith. 90 degree from the zenith. तो अगर मैं रैशनल होराइजन ऊपर बना दूं ऑब्जर्वर के लाइन पे तो 90 डिग्री नहीं होगा ना, कम हो जाएगा थोड़ा. ये सेंसिबल होराइजन बोलते हैं हम इसको, which is parallel to the rational horizon but at eye level, ऑब्जर्वर के आई लेवल पे. सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड जब लेते हैं किसी बॉडी का तो हमें ये मिलता है, सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड इंडेक्स एरर के लिए करेक्ट करें तो ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड मिल गया विजिबल होराइजन से लेके बॉडी तक. इसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड. ये एंगल ऑफ डिप है. अगर सी लेवल पे होता तो ये एंगल नहीं बनता. तो हमको तो सेंटर ऑफ द अर्थ में जाना, बिकॉज ऑल द एंगल्स एंड डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द अर्थ. उसको हम ट्रू ऑल्टीट्यूड मानते हैं. तो डिप को तो हटाना ही हटाना है, तो हमेशा डिप को क्या करते हैं, प्लस या माइनस? Subtract. हाँ, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड सो दैट एज इफ यू आर ऑन द सी लेवल. अपेरेंट ऑल्टीट्यूड बच गया. ये ट्रू ऑल्टीट्यूड हमारा रेड वाला, हमको यहाँ पहुँचना है. दिस इज इक्वल टू द ब्लू एरो जो अभी बनी है, बिकॉज व्हेन any line intersects two parallel line, the corresponding angles are equal. इसको बोलते हैं parallax in altitude. Angle at the body between the observer and the center of the earth. तो इस वाले में कोई क्वेश्चन है, डाउट तो नहीं है? डायग्राम बन जाएगा ना सबका, सिर्फ समझने की बात है. इसके बाद वी कम टू वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने कल बोला था. पैरालैक्स प्रूव करने का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, हॉरिजॉन्टल पैरालैक्स. सो आई थिंक दिस इज द डायग्राम. या parallax in altitude is the angle at the center of the celestial body contained between the
ऑब्जर्वर इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा। ट्रू ऑल्टीट्यूड के लिए हमको वो हमने देखा ना, एक्सटर्नल एंगल था उस ट्रायंगल में। ट्रू ऑल्टीट्यूड के लिए हम अपेरेंट ऑल्टीट्यूड को कैसे करेंगे, क्या करेंगे? करेक्शंस उसमें टोटल करेक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट। टोटल करेक्शन या पैरेलैक्स को जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। स्टार के लिए तो पैरेलैक्स 0 है, बट देयर इज अदर फिनोमिना ड्यू टू द एटमॉस्फेयर लाइक रिफ्रैक्शन, सेमी डायमीटर, ये सारे मिला के करेक्शन करेंगे तो हमको ट्रू ऑल्टीट्यूड मिल जाता है। Parallax correction is the difference in the altitude on the Earth's surface versus the altitude from the center of the Earth. It reduces with altitude. It is greatest when the body is at the horizon. It is called horizontal parallax, and declines to 0 when the body is overhead. ये सब हमने कल देख लिया था, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा रिवीजन है। Parallax is also proportional to the distance of the body from the Earth. मून के लिए 1 डिग्री होता है, लेकिन सन दूर है तो 0.15 मिनट होता है मैक्सिमम, हाँ, जब हॉराइजन पे होता है। और स्टार के लिए नील है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दूर है। अगर हमें स्टार डॉट दिख रहा है तो हम भी स्टार को डॉट दिख रहे होंगे। और एक डॉट का क्या रेडियस होता है कि सेंटर ऑफ द अर्थ अलग होगा और सरफेस ऑफ द अर्थ अलग होगा। डॉट इज अ डॉट, सो वी डोंट टेक एनी पैरेलैक्स ऑफ द स्टार्स। ओके, नाउ ये डायग्राम को ठीक से देख लो, ये बनेगी तो तुम अगर चाहो तो फटाफट अपने नोटबुक में भी बना सकते हो। बना लो तो अच्छा, प्रूव करना इजी रहेगा, समझ आ जाएगा तुमको जल्दी। अर्थ है, सेलेस्टियल स्फीयर है, ऊपर में ऑब्जर्वर है, OC एक रेडियस ऑफ द अर्थ है। दिस इज पैरेलैक्स इन ऑल्टीट्यूड, क्योंकि बॉडी अबव द होराइजन है, बॉडी का कुछ ऑल्टीट्यूड है, तो बॉडी से एंगल बनाओगे ऑब्जर्वर और सेंटर ऑफ द अर्थ का तो पैरेलैक्स आ गया। और ये हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स है। When the body is on the पैरेलैक्स सन में सर नहीं लेते हैं क्या क्वेश्चंस में? क्या लेते हैं सर? सन के केस में पैरेलैक्स को तो लेते हैं ना हर बार। हाँ, टोटल करेक्शन तो इंक्लूड होता है, बट अदरवाइज अगर सेपरेट करना है तो लेना पड़ता है, बट बहुत कम होता है। तो जीएमटी नहीं दी होती है तो कैसे लेंगे उसमें पैरेलैक्स? हाँ सर, जीएमटी टाइम अगर नहीं दिया होगा तो कैसे लेंगे पैरेलैक्स? टाइम से पैरेलैक्स होता है या किस चीज से होता सर, है? एल्मेनाक से निकालते हैं ना सर। पैरेलैक्स तुमने कहाँ देखा, कहाँ मिला तुम्हें पैरेलैक्स? मून का देख के हाँ तुम सर, वो तो एक्टिव। हाँ सर, वो तो मून के लिए होता है सर। मून का तो एल्मेनाक में दिया है, बिकॉज इट इज चेंजिंग, बॉडी इज वेरी क्लोज, तो हर घंटे हर मिनट उसका चेंज होता है पैरेलैक्स। सन का 2 रीज़न है, नहीं दिया है एल्मेनाक में। एक तो सन कंपैरेटिवली बहुत दूर है, मैंने कल बोला था 93 मिलियन माइल्स है, और मून जो है वो काफ़ी नज़दीक है। तो सन से अगर तुम अर्थ देखोगे तो छोटी दिखती है, तो पैरेलैक्स एंगल बहुत कम बनता है। ठीक है, और अभी पिछली स्लाइड में तुमने देखा होगा मून का जो पैरेलैक्स है वो 1 डिग्री है मैक्सिमम जब होराइजन पे होता है। सन का 0.15 मिनट, बहुत कम है। तो एल्मेनाक में इसलिए नहीं दिया हुआ। कहाँ दिया है वो मैंने कल बताया था, बट जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि इतना कुछ याद नहीं रख पाओगे,
तो आज अगर होगा तो दोबारा बता दूंगा, वो टेबल्स में मिलेगा तुमको, नोरिस टेबल्स में। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द बॉडी, तो सन का ऑल्टीट्यूड देख के हमको पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो एस लिखा है ये सन नहीं है, ये एक रैशनल होराइजन है और सेंसिबल होराइजन है, इस तरीके से बनाया हुआ है शायद मेरे ख्याल से। बट जब डायग्राम में बनाते हैं ना, तो बिकॉज हमारे पास इतना बड़ा बोर्ड या वो नहीं होता, तो थोड़ा सा तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। व्हेन आई एम सेइंग राइजिंग बॉडी, इट इज़ एक्चुअली ऑन द रैशनल होराइजन। बट अगर इस छोटे से पेज पे मैं रैशनल होराइजन बताऊंगा और ऑब्जर्वर और वो बनाऊंगा, तो टेढ़ी बनेगी और तुम समझोगे नहीं और बोलोगे टेढ़ा क्यों बना। यू गेट द आइडिया। ये जो सेलेस्टियल स्फीयर हमारा इतना दूर होना चाहिए। अब जब हम जानते हैं कि सन दूर है और मून नज़दीक है, तो उस हिसाब से अगर तुम ये लाइन खींचोगे तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि सन का पैरालैक्स बहुत कम है और मून का ज़्यादा है। कोई एक डायग्राम बनाओ जिसमें एक बॉडी को नज़दीक रखो और एक बॉडी को बहुत दूर रखो, तो ऑटोमेटिक एंगल दूर वाले का छोटा बनेगा। यस और नो? यस। दूर वाले का तो बहुत छोटा बनेगा, तो वो सन है। इस समय हम एक बॉडी ले रहे हैं जो हॉराइजन पे है और हाई अबव ऑल्टीट्यूड पे है। तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं कि ऑल्टीट्यूड जैसे बढ़ता है पैरेलैक्स कम होता जाता है। बट पैरेलैक्स निकालने का जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ हम देख रहे हैं। तो दिस वन इज शोइंग यू हाउ इट इज द हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स इज मैक्सिमम व्हेन द बॉडी इज ऑन द होराइजन। तो ये डायग्राम आई होप तुमने बना लिया है और लेबलिंग कर लिया है, क्योंकि जब प्रूफ करने जाएंगे तो मैं बार बार पीछे नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि एनिमेटेड डायग्राम है ना, फिर सारी लाइनें एक एक मिटती हैं, एक एक बनती हैं। तो इसको बना लो। आई विल गिव यू अनदर फ्यू सेकंड्स टू मेक इफ यू हैव नॉट मेड। इन द फिगर इन ट्राइंगल OXC, OXC कौन सा एंगल था? सर पैरेलैक्स। पैरेलैक्स। पैरेलैक्स इन ऑर्डर। चलो मैं थोड़ा बोर्ड में भी बना देता हूँ ताकि कई लोग हैं जिन्होंने नहीं बनाया होगा। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ, अभी ऑन नहीं किया मैंने। डायग्राम कंप्लीट है या नहीं मैं जरा देख लूँ। SRCO पैरेलैक्स इन ऑल्टीट्यूड HP। ठीक है ना, और तो कुछ नहीं है? ठीक है, ओके। इस फिगर में बोर्ड दिखाऊं या तुम स्क्रीन देखोगे? क्या सूट कर रहा तुम्हें? सर बोर्ड पे। सर बोर्ड पे कर दी। बोर्ड करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी ठीक दिखाई दे रहा है?
सर शेयरिंग ऑफ कर दो। सर शेयर नहीं हुआ था अभी। अभी ठीक है? नो सर। ओके। Yes, अब sir, now लिखते जाओ और मेरे को फॉलो करते जाओ, ताकि तुम्हारा प्रूफ भी हो जाएगा। इन द ट्राइंगल OXC, OXC, जब बॉडी ऊपर है, इस ट्राइंगल में साइन फॉर्मूला याद है? साइन एंगल X अपॉन स्मॉल x मैं लिख सकता हूं, या OC भी लिख सकता हूं। एक ये भी फॉर्मूला है, उस दिन जो हमने देखा था साइन एंगल अपॉन साइन साइड था, साइन एंगल अपॉन ओनली साइड भी होता है एक फॉर्मूला। साइन एंगल x अपॉन OC इज इक्वल टू साइन एंगल O। इस O में XOC है, XOC अपॉन CX। ब्लैक ट्रायंगल में साइन फॉर्मूला से ये इक्वेशन बनती है, ठीक है? तो साइन x एंगल क्या है बाय द वे हमारा? LX पैरेलैक्स इन ऑल्टीट्यूड। पैरेलल। हम पैरेलैक्स इन ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो इधर लेफ्ट साइड में है ऑलरेडी। साइन एंगल x इज इक्वल टू OC अपॉन CX इंटू साइन XOC। ये OC को मैं ऊपर ले गया, CX, OC upon CX into sin XOC. I hope you all are writing along with me so that you can understand better. डायग्राम तुमने बना ली होगी, नहीं तो बोर्ड पे है, और लिखते जाओ। तो अगर कहीं पर किसी को डाउट है तो मेरे को पूछ लो। यहाँ तक ठीक है? अब मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन एंगल x इज इक्वल टू OC अपॉन CX इंटू साइन XOC। XOC जो एंगल है, इसको अगर मैं तोड़ दूं तो क्या बनता है? ये 90 डिग्री है या नहीं है? COS यस सर। एंगल COS इज इक्वल टू 90 डिग्री। COS, यस और नो? तो COX को मैं साइन 90 प्लस SOX लिख सकता हूं। यस और नो? साइन XOC को मैंने कुछ नहीं किया है, इस एंगल को दो में मैंने तोड़ दिया है। एक राइट एंगल है और एक ये एंगल है, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। साइन XOC के बदले मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस SOX। ठीक है ना कि नहीं? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट है कुछ इसमें? नहीं यस सर। है ना?
तो इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है बताओ कुछ कोई? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन बन रही है और कुछ नहीं है। साइनस इक्वल्स टू थोड़ा सा अप्लाई करो माइंड। dx क्या है? रेडियस है सेलेस्टियल स्फीयर का। cx इज इक्वल टू cs लिख सकता हूं मैं कि नहीं? cx इज इक्वल टू cs यस सर। लिख सकता हूं ना मैं? अगर मैं cx दोनों रेडियस हैं और cs भी रेडियस है सेलेस्टियल स्फीयर का, cx को मैं cs लिख सकता हूं, तो मैं फिर इस इक्वेशन को OC अपॉन CS भी लिख सकता हूं ना? OC अपॉन CS यस करेक्ट? Yes, sir. ओके। यस सर। और साइन 90 प्लस SX को क्या लिख सकता हूं? साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा SOX। ठीक है कि नहीं है? Yes, यस sir. सर। है ना? अब इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। साइन एंगल x क्या है हमारा? साइन पैरेलक्स इन ऑल्टीट्यूड, साइन पैरेलक्स इन ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू एंगल x तो पैरेलक्स इन ऑल्टीट्यूड है ना, तो साइन पैरेलक्स इन ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू OC अपॉन CS क्या है? OC अपॉन CS cos s हाँ cos hp परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेन्यूज sin hp साइन h sin hp साइन हॉरिजॉन्टल पैरेलक्स इनटू SOX क्या है? SOX ये क्या था हमारा? apparent altitude cos apparent altitude, sin parallax in altitude is equal to sin horizontal parallax into cos apparent altitude। ठीक है? अब Yes, sir. हम फाइनल फार्मूला में पहुंच रहे हैं। फाइनल फार्मूला ये है, सर अपना तो साइन 90 प्लस थीटा था ना, हाँ अपना तो साइन 90 साइन प्लस 90 थीटा एंगल COX इक्वल टू 90 प्लस थीटा था ना, हाँ तो सर वो cos थीटा कैसे हुआ? क्या बनता है वो? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है ना। प्लस क्या होता है फिर? सर वो भी cos थीटा ही होता हाँ cos थीटा ही होता है सर 90 प्लस थीटा। ऑल साइन tan cos, हाँ कुछ ऐसा होता है मेरे ख्याल से। तुम लोग, मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी भैया 45 साल हो गए, 50 साल पता नहीं। तुम लोगों ने जल्दी पढ़ा होगा थोड़ा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है किसी के पास? निकालो जरा कोई
टेबल या बुक किसी के पास होगा, देख लो जरा। सर साइन में दोनों एक ही होता है, थीटा 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है ना? है। यस सर। जहाँ तक मेरे को याद है, एक इस तरीके से मुझे याद है, कुछ ऐसा था, ऑल साइन टेन कॉस, ऐसा ही था ना कुछ। 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, कुछ मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है कैसे था, बट चेक कर लो, मेरे ख्याल से 90 प्लस सही थीटा। है सर। हाँ सही है ना? 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। कॉस थीटा होता है ना? मैंने कल भी बोला था, परसों भी, भैया फटाफट पढ़ लो अपना ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा जो है, रोज काम आएगा और फेज 2 तक काम आएगा, तो उसको अवॉइड करके फ़ायदा नहीं है। 12वीं की किताबें निकालो अपनी और थोड़ा पढ़ लो फटाफट। सो ये इक्वेशन ये बन गई फाइनल। अब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स साइन को हम हटा सकते हैं, बिकॉज द साइन ऑफ अ स्मॉल एंगल इज इक्वल टू द एंगल इटसेल्फ इन रेडियंस। तो साइन पैरेलैक्स इन ऑल्टीट्यूड के बदले मैं लिख सकता हूं पैरेलैक्स इन ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू parallax in altitude is equal to बताओ कोई आगे क्या फॉर्मूला है? HP इंटू कॉस अपेरेंट एल्टीट्यूड। इसको मिटा देता हूँ, आई होप तुम्हारे पास सब होगा। साइन हटा देते हैं, हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स इनटू कॉस अपेरेंट ऑल्टीट्यूड, ये फाइनल फॉर्मूला है जिसको हमने अभी प्रूव किया है। पैरेलैक्स इन ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स इनटू कॉस अपेरेंट ऑल्टीट्यूड। अब ये साइन क्यों हटाया है अगर कोई पूछेगा, तो जैसे मैंने बोला, फॉर स्मॉल एंगल्स ऑफ साइन it is equal to the angle itself and you can remove। हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स मैक्सिमम कितना होगा हमारा? सबसे नजदीक वाली बॉडी कौन सी है? मून। हाँ? मून मून है ना? सर मून, मून का मैक्सिमम कितना होता है? सर 1 डिग्री। सर 1 डिग्री। तो बहुत छोटा एंगल है वो, तो वेरी स्मॉल एंगल। यस और नो? यस सर। 1 डिग्री तो Yes, बहुत sir. स्मॉल एंगल है। इनफैक्ट 57 मिनट या ऐसा कुछ लिखा था, कुछ इस तरीके से लिखा था। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, मैं जस्ट तुम्हें बता देता हूँ कहाँ लिखा है और उसको तुम कैलकुलेट कर लो। साइंटिफिक कैलकुलेटर है तुम्हारे पास तो निकाल लो 1 मिनट के लिए। आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड शो यू। Can you see the shared screen now? दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, यहाँ तुम देख लो। सबसे नीचे लिखे, एज द साइन ऑफ अ स्मॉल एंगल इज इक्वल टू द एंगल इटसेल्फ इन रेडियंस एंड एज बोथ पैरेलैक्स इन ऑल्टीट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स आर स्मॉल एंगल्स, therefore parallax in altitude is equal to horizontal parallax and cos apparent altitude।
तो ये क्यों है नहीं है, ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की बुक में तुम देखोगे और डिटेल्स में तुमको सारा मिल जाएगा। तो अगर ये बड़ा एंगल होता तो नहीं चलता। जैसे मान लो 20 डिग्री होता तो नहीं चलता, बिकॉज इट इज लेस देन 1 डिग्री, so we are able to remove the sine. As the sine of a small angle is equal to the sine itself in radians, हम लोग इसको हटा देते हैं। किसी को मालूम है इसका आंसर? जो मैथमेटिक्स में थोड़ा तेज होगा वो बता देगा। किसी को मालूम है ये कैसे प्रूव होता है? नहीं होता? सबके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है हाथ में या नहीं है? मुझे आज तक किसी ने जवाब दिया नहीं वैसे कि कैलकुलेटर है हमारे यस सर यस सर है। यस सर है। पास, है ना? तो 1 का साइन कितना होता है बताओ मेरे को। सर 0.017 0.017 सर। साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 0.01745 2 whatever. साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0147। क्या होता है ये? रेडियन होता है नहीं? और Yes, 1 sir. डिग्री, अगर 1 डिग्री को मैं 57.3 से डिवाइड करूं, रेडियन निकालूं तो कितना होता है? एक डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूं तो कितना होता है? Same. सेम सर 0.01 Same, sir. 0.01745, हाँ whatever. So अगर ये दोनों साइड, अगर ये दोनों सेम हैं तो मैं साइन 1 को फिर 1 भी तो लिख सकता हूँ ना? यस और नो? Yes, sir. तो अब समझ गया ये क्या मीनिंग होता है? द साइन ऑफ अ स्मॉल एंगल इज इक्वल टू द एंगल इटसेल्फ इन रेडियंस। तो इसीलिए हम लोग साइन वहां से हटा देते हैं। सो आज सुबह हमने अच्छा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया, हाउ टू प्रूव दिस फॉर्मूला। ये कभी कभी पेपर में आ जाता है। इफेक्ट ऑफ प्रिसेशन बता दिया तुम्हें। ऑल्टीट्यूड करेक्शन का डायग्राम दोबारा हमने देख लिया। एक इक्वेशन ऑफ टाइम का न्यूमेरिकल कर लिया। और क्या किया हमने? अब हम चलते हैं थोड़ा सा एल्मनेक की तरफ। हाँ, ऑल ऑफ यू हैव गॉट एन एल्मनेक? एल्मनेक निकाल लो अपना। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं एल्मनेक का, और फिर उसको हम एल्मनेक को फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या होता है एल्मनेक में। एंड देन जो मेरा सेकंड सेशन है आज लास्ट पीरियड, उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर। और जो अभी डाउट था किसी को कि रिफ्रैक्शन कहाँ से देखते हैं और क्या कहाँ से देखते हैं, वो सब हम चेक कर लेंगे। नाउ I will give you an example of what all I had said yesterday. सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़ो, कोई पढ़ो जरा जोर से, कोई एक आदमी। किसने पूछा था वो पैरालेक्स कहाँ मिलेगा सन का, उसका वो दिया नहीं है? किसने पूछा था ना? तुम ही पढ़ो ये फर्स्ट लाइन ऊपर। Yes, sir. पढ़ो जरा ऊपर क्या लिखा है। Parallax correction for the sun is available in the various nautical tables. टेबल्स। हाँ, कल मैंने इसलिए पूछा था आप लोग के पास टेबल है या नहीं है। नोरिस टेबल में मिलता है। It is tabulated एज अ फंक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड। हाँ, तो जीएमटी नहीं दिया, तुम पूछ रहे थे टाइम। तो रिमेंबर व्हाट आई सेड अ फ्यू डेज बैक, अगर तुम लाइन बाय लाइन ये किताब पढ़ोगे ना तो हर एक चीज़ का जवाब है, तुम्हारे हर सवाल का जवाब इस किताब में मिलेगा।
बट इतनी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा तब जाके मिलेगा, अदरवाइज हम लोग सरसरी तौर पे पढ़ते हैं तो फिर वो काफ़ी पॉइंट मिस हो जाएंगे, वी विल नॉट रियलाइज। एंड समटाइम्स कोई ऐसी एक लाइन लिखी होगी चैप्टर 1 में या 2-3 में, हो सकता है जिसका रेफरेंस तुमको 8-10 चैप्टर के बाद मिले, तो तब तक तो ऑफ कोर्स याद नहीं रहेगा। तो अगर बुक को बार बार पढ़ा है, किसी ने बारीकी से पढ़ा है, तो वही बता पाएगा कहाँ पर क्या लिखा है। तो मैंने तो ये काफ़ी बार, हाँ क्या हुआ? में मिल जाएगा। हाँ, तो ये एक्चुअली आजकल इतना होता नहीं है ना ऑन बोर्ड ये सारा, बट इफ समवन हु डज दिस रेगुलरली, साइट्स लेना, टेबल्स देखना और ये करना, उनको सारे पन्ने भी बाय हार्ट याद होते हैं कौन से पेज में क्या। बट आजकल तो टेबल हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, कैलकुलेटर्स एंड स्प्रेडशीट्स हैं जिससे सारा काम हो जाता है। बट थियोरेटिकली यू शुड नो वेयर इट इज़। सो ठीक है, आई विल नाउ गो टू द एल्मनेक सेक्शन। एल्मनेक सब लोग हाथ में रख लो एंड वी विल स्टार्ट दिस। मैं भी एक मिनट निकाल लेता हूँ एल्मनेक। ओके, तो ये एल्मनेक का फर्स्ट पेज है तुम्हारी बुक में या तुम्हारे पास कुछ और है? The Nautical Almanac is a compilation of astronomical data for an entire year. It provides the various information required for astronomical calculation on ships. The contents are listed below in the order in which they appear, together with the brief notes and the layout and use. When studying the layout and contents of the almanac, it is essential to keep an almanac handy and to refer to it regarding each item mentioned below. तुम्हारे जहाज में एल्मनेक आजकल आ रही है, वो सॉफ्ट कॉपी आती होगी, सीडी या कुछ? नहीं सर, बुक होती है सर सॉफ्ट कॉपी। किसी का बुक होगा, किसी का सॉफ्ट कॉपी। तो एडमिरल्टी वाली आती है, ब्राउन्स नॉटिकल एल्मनेक? एडमिरलिटी वाली आती सर। किसी के जहाज में ब्राउन्स आती है? एडमिरल्टी सर। नो सर। ब्राउन्स नॉटिकल, हाँ यस सर, ब्राउन वाले। ब्राउन आती है ना, ब्राउन एक बहुत Yes. बढ़िया किताब है। ये बड़ा आता है सर। यस सर। हाँ, मोटा हार्ड कवर, छोटा सा हाँ थोड़ा। हाँ हाँ। अगर तुम ब्राउन नॉटिकल एल्मनेक अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो घर बैठे बैठे ही सेकंड मिड पास कर लोगे। उसमें इतना इंफॉर्मेशन है, इतना सब कुछ है। जनरल बुक्स कभी पढ़ोगे, ब्राउन नॉटिकल एल्मनेक, मैरिनर्स हैंडबुक, ऐसे टाइप की, तो इतना इंफॉर्मेशन इसमें है कि नॉलेज तुम्हारा बेस बहुत बढ़ जाता है। एल्मनेक इज सच ए वंडरफुल कंपाइलेशन, सच ए वंडरफुल पब्लिकेशन। अगर किसी ने एल्मनेक पढ़ी है जहाज में, तो वो रियलाइज़ करेगा इतना इंफॉर्मेशन और इतना इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इसमें है कि सम ऑफ यू हु हैव नॉट रेड द एल्मनेक or who have not gone through it in detail, you will be surprised to see what all information is available. So let us start this one. The inside of the front cover page contains tables for correction of altitude of the sun, star and planets. The facing page provides similar table for low altitude. So correction of altitude of sun, star and planet, ये देखो ऑल्टीट्यूड करेक्शन टेबल, सन स्टार प्लैनेट, 10 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज। तो तुम देखोगे स्टार्ट होता है 9 डिग्री 34 मिनट, यानी बहुत लो ऑल्टीट्यूड नहीं दिया है। राइट में डिप करेक्शन है, लेफ्ट में ऑल्टीट्यूड करेक्शन है। सन का अलग दिया है, अक्टूबर टू मार्च एंड अप्रैल टू सितंबर। लोअर लिम दिया है, अपर लिम दिया है, डिपेंडिंग तुमने साइड किसका लिया है। एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द अपेरेंट ऑल्टीट्यूड, क्योंकि अपेरेंट ऑल्टीट्यूड को अप्लाई करते हैं ना हम लोग, टोटल करेक्शन लगाते हैं तो हमें फिर ट्रू ऑल्टीट्यूड मिल जाता है।
तो इसमें ये जरा नोट करके रखो, ये 3 कॉलम है, वी विल कम टू इट अगेन। लेफ्ट कॉलम सन के लिए है, सेंटर वाला स्टार एंड प्लैनेट के लिए है। इसमें एक एडिशनल करेक्शन भी दिया वीनस और मार्स का। ये एडिशनल करेक्शन क्यों है, कैन एनीवन टेल? रिमेंबर कल हमने बोला था वीनस और मार्स थोड़ा नजदीक हैं, तो इनका थोड़ा फेज होता है, फेज बनता है और थोड़ा डायमीटर भी है। तो इसमें एक एडिशनल करेक्शन आता है। और एंगल ऑफ डिप है। एंगल ऑफ डिप में मैंने कल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, क्रिटिकल वैल्यू का। किसी को याद है वो क्रिटिकल वैल्यू? इसमें इंटरपोलेट नहीं करना पड़ता, डिप में इंटरपोलेट नहीं करना पड़ता। इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू है, जैसे मान लो 11.8 से 12.2 के बीच में अगर तुम्हारा हाइट ऑफ आई है, तो क्या लोगे डिप? 6.1 सर। -6.1। और अगर एग्जैक्ट 11.8 होगा तो कौन सा लोगे? 6 सर, -6। -6 क्यों लोगे? जो भी आंसर होगा उसका कोई ना कोई रीजन भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारा आंसर गलत या सही है, मैं रीजन पूछ रहा हूँ कि तुम्हें रीजन पता है या नहीं। ठीक है, वी विल कम बैक टू इट आफ्टर द ब्रेक। ये नोट करके रख लो कि काफ़ी बारीकी से देखना पड़ेगा हमको। ये एक पेज में है और फेसिंग पेज में क्या है? आइटम नंबर 1 का सेकंड लाइन क्या था? द फेसिंग पेज प्रोवाइड सिमिलर टेबल फॉर लो ऑल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन। तो पिछले पेज में 10 डिग्री टू 90 था और इसमें 0 टू 10 डिग्री है। तुम देख लो, सन दिया है और स्टार प्लैनेट का कंबाइंड एक दिया है इंफॉर्मेशन। सो we will stop here. You can go for your break now, and then when we meet again we will continue with this. ठीक है?